नुपुर शर्मा केस एक ऐसा माइलस्टोन केस है जिससे ये पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका उनके ओपोनेंट्स और वर्ल्ड वाइड जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ऑफ ऑल काइंड्स वो हाथ से जाने नहीं देते। इसके साथ साथ आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ हम बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में कश्मीर का फिर दौरा किया। जम्मू कश्मीर वो जाते रहते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, किलिंग्स हो रही हैं, उसमें हिंदू पंडित भी मर रहे हैं और मुसलमान भी मर रहे हैं और सिख भी मर रहे हैं, क्या वहाँ की सिचुएशन है। और अफगानिस्तान कि तालिबान ने भारत से अपील की है कि अपना सफारत खाना प्लीज़ खोलें दोबारा। ये क्या सिनेरियो है जियोपॉलिटिक्स का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। चाणक्य फोरम के आप सीईओ हैं। आप उनकी ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और वर्ल्ड वाइड नून शख्सियत। मेजर साहब, स्वागत आपका करते हैं। सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक है कि कोई भी मौका जो है ओपोनेंट्स भारत को डेमोनाइज करने के लिए या प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड वाइड डेमोनाइज करने के लिए हाथ से जाने नहीं देते, चाहे उसमें अपने ही देश का क्यों ना बुरा हो रहा हो। सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे, क्या सर सूरत हाल है नूपुर केस में? सर, दो तीन बातें मैं आपको बताता चलूं। ये आपने जो बोला ना कि हमें जितना बाहर वाले डैमेज कॉज नहीं करते, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अंदर वाले डैमेज कॉज करते हैं। और एक मैं चीज अक्सर बोलता हूं और आपकी शो में भी मैंने एक बार पहले बोली थी, दोबारा वो जुमला मैं रिपीट करता हूं कि हमारे यहाँ किले के दरवाजे जो हैं हर समय अंदर से खुले हैं। ये भारत का रिवाज रहा है सर कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं, बाहर वाले में इतना दम नहीं था। आप जब भी देखेंगे भारत का इतिहास, तो अभी भी वही कोशिश की जा रही है। वो लोग विफल होंगे, दे विल फेल, बट थोड़ा सा बुरा लगता है सर कि जब ऐसा होता है, जब लोग होते हैं, जब इस तरीके की बातें करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला है नुपुर शर्मा का, मैं आपको बताता हूँ। वो पूरा अगर आप वीडियो, अभी तो खैर निकाल दिया उसने, वो जो टीवी चैनल था उसने निकाल दिया वहां से। नुपुर का सिर्फ ये था कि लोग, और खासतौर से जो मुस्लिम्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि नुपुर ने क्या बोला। ठीक है, और अगर आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि नुपुर ने क्या बोला, फिर जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा, दिल में दुख होगा, एंगर होगा, ये लाजमी है। और इसमें किसी को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा रिएक्शन है। पर नुपुर ने क्या बोला, अगर इसके पहले हमारे मुसलमान भाई बहन सिर्फ ये पता लगा लें कि नुपुर ने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ अचानक। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई चुपचाप अच्छे मूड से कोई बात कर रहा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं जी आपका घर परिवार कैसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका घर परिवार कैसा है, और बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रही हो, अचानक मैं कूद पड़ूं या आप मेरे ऊपर कूद पड़े। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज के पीछे हिस्ट्री होती है। लेकिन बात यह है कि यह मामला इतना सर इमोशनल है कि लोगों ने ठीक नहीं समझा इसकी एक खुले जहन से, खुले दिमाग से टेस्ट करने का। बात यह है कि टेलीविजन पे, और मैं अभी आपको, अगर आप चाहें तो सर मैं अभी आपको भेज सकता हूं कुछ ऐसी क्लिप्स, राइट, जहां पे बड़े बड़े लोग, नामी ग्रामी शख्सियत, नुपुर शर्मा तो एक स्पोक्स पर्सन थी ना बीजेपी की, एक स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी की। मैं कह रहा हूं जो लीडर्स हैं सर, जो लीडर्स हैं, जो स्टेट की असेंबली में बैठते हैं, वो ताहिर साहब ऐसी बातें करते हैं, मुस्लिम लीडर्स, हिंदू देवी देवताओं के लिए, कि आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि बोल क्या रही है। और ऐसे मुल्क में विच इज मोर देन 80% हिंदू, ये जो मुल्क है भारत 80% हिंदू है, वहां पे नुपुर शर्मा के सामने भी क्या बोला कि ये हिंदू तो किसी चीज की भी, किसी भी पत्थर की पूजा करना शुरू कर देते हैं। अरे उसके अंदर शिवलिंग है, फुवारा है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप, बात यह है कि नुपुर को इन्होंने पुश करा, ठीक है, नुपुर ने जवाब दे दिया। अब क्या है कि ओवैसी साहब जो हैं वहां पे, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सिर्फ बर्खास्त करना जरूरी नहीं है, बर्खास्त करना काफी नहीं है, वो नाकाफी है, उनको अरेस्ट भी किया जाए।
तो सबसे पहले तो अरेस्ट उनके भाई को करना चाहिए, जिन्होंने ये बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं सारे हिंदुओं को। जो हमारे देवी देवताओं के बारे में मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो मुसलमान नेता हैं भारत के, जो अपने आप को मुस्लिम्स का लीडर बोलते हैं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों के जो सियासी रहनुमा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो जरा देखें कि खुद कैसी जबान वो इस्तेमाल करते हैं, वो खुद किस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं, और उसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है कि हमने बोल दिया तो क्या हुआ। जैसे मेरे सामने एक मुस्लिम स्पोक्स पर्सन आए और उन्होंने बोल दिया कि जब अयोध्या का मामला चल रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि साहब क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि राम भगवान आपके पैदा हुए थे, क्या सबूत है आपके पास? और फिर हंसी मजाक में तंज कसते हुए कहते हैं कि उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। ये मेरे सामने कहा गया। अब क्या हिंदुओं का दिल नहीं है? क्या हिंदुओं की दिल आजारी नहीं होती है? क्या हिंदुओं को बुरा नहीं लगता? और उल्टा जब पलट के जवाब दे तो फिर सब ऐसे मुंह सुजा लेते हैं कि साहब, तो देखिए ना, ये शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू मुसलमानों के लिए करे वो गलत है, मुसलमान हिंदू के लिए करे वो गलत है। दोनों को आपस में एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से कि किसी को भी ऐसा बोल देना कि तुम लोग हमारी मर्जी, सर, हम पेड़ पत्तों की पूजा करें, हम पत्थरों की पूजा करें, हमारी मर्जी है, तो हमारी मर्जी है, ठीक है? वो हमारा फेथ है, मुसलमान का अपना फेथ है, ठीक है ना? जैसे कि हम अगर देखिए, हम तो थोड़े पढ़ लिख गए, या हमारा थोड़ा सा एक अलग जहन हो गया, थोड़ी बहुत हमने छोटी मोटी पढ़ाई कर ली, दो चार लोगों में उठ बैठने की तमीज आ गई, तो एक हमारा माइंडसेट है। लेकिन जो कॉमन बंदा है वो तो जज्बाती है, सड़क पे ज्यादा जज्बाती है, राइट? तो और उसका ये मानना है और मेरा भी मानना है, और बड़े दिल की इज्जत से कह रहा हूं कि रिस्पेक्ट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है? आज नुपुर शर्मा ने बोला तो बीजेपी ने उसको निकाल दिया। अच्छा निकाला, बुरा निकाला, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है साहब? नुपुर शर्मा ने जो भी बोला, ठीक है, आप अग्री करिए, डिसअग्री करिए, वो नुपुर बुरी है, अच्छी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज नुपुर शर्मा ने बोला, बीजेपी ने एक्शन ले लिया। कल एक सड़क का आदमी ट्विटर पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, आप क्या करेंगे उसका? कल कोई भी डाल सकता, उसको क्या जेल में डाल देंगे? तीसरा बोलेगा, कितने जेल में डालेंगे आप? इसका सिर्फ एक ही है, हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों होश के नाखून लें, इज्जत से, तमीज से आपस में रहें, भाईचारे में रहें, इसका यही इलाज है। सर, इसको ना आगे बढ़ा के बात पता है क्या है? बुरी बात क्या हो गई है भारत में, मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव क्या हो गया है? मुसलमानों को यह पता है कि अगर हिंदुओं को क्या हम बोलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनकी आंख से आंसू निकलेंगे, मुसलमानों को पता है। और हिंदुओं को भी पता है कि अब उनको क्या बोलेंगे कि उनकी आंख से आंसू निकलेंगे, उनकी चीखें निकलेंगे। और दोनों ये चीज करते रहते हैं, ठीक है? मैं अग्री नहीं करता जो नुपुर ने बोला, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। वो सच हो झूठ हो, मैं उसमें नहीं जा रहा। आई एम नोबडी, मैं कोई इस्लाम का सर कोई वो नहीं हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जिसने भी वो डिबेट देखी है, कोई न्यूट्रल पार्टी यही बोलेगी कि शी वाज पुश्ड। और ये पुशिंग इंडियन टीवी पे बहुत होती है, और मैं टीवी एंकर से भी गुजारिश करूंगा जो शो कंडक्ट करते हैं, आप पुश ना करें, वरना ऐसी चीजें होंगी, आगजनी होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि लोग टेलीविजन देखते हैं। और सीधी सादी बात है कि और एक तरफ का बयान न लें, एक तरफ का जो भी बात हो, टेलीविजन पे भी हो सर, वो जिसको कहते हैं ना कि सबूत की रोशनी में हो, और एक जिसको कहते हैं कि एक डिसेंसी के दायरे में हो सर। इल्जाम तराशी करना बड़ा आसान है कि तुम ऐसे, तुम चोर, मैं डकैत, ये सब हो सकता है, बट इससे कोई फायदा नहीं किसी का। जी मेर साहब, आपने कहा कि कोई राह चलता शख्स सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखेगा वो अच्छा है या बुरा है, उसकी तो सरकारें या जनता जो है कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। एक हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हुए एक रीत सीखी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके साथ साथ एक यहाँ पे हेट्रेड लॉज हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये है कि हम किसी भी आइडियोलॉजी पे कोई भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब ये लगता है मेरे साहब ये सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। भारत में हमेशा से ब्लास्फेमी लॉज रहे, चूँकि हार्मनी कम्युनिटीज़ के बीच में कायम रखना थी, इसलिए वहाँ पे कभी भी ओपन डायलॉग
पॉसिबल नहीं रहा और अब वो वेस्ट में भी पॉसिबल नहीं है। और आपने कहा कि ये वन वे ट्रैफिक है कि आप तो हमारी इज्जत करें, एक कम्युनिटी का अवैसी साहब का ये कहना है, मगर हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे, अकबरुद्दीन वैसी जो चाहें कहते रहेंगे। तो ये आपको लगता नहीं है कि अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुनिया से जनाजा ही निकल चुका है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एवरी फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ताहिर साहब। हर एक आजादी जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जात जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, इंसान इस लायक नहीं है कि उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम दिया जाए। ये एक दूसरे को नोच खाएंगे। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, इंसानी तारीख जो है, जो रिटन हिस्ट्री है, अगर हम उसको मानते हैं कि वो 5000 साल की है, अगर हम मानते हैं कि वो 5000 साल की इंसानी रिटन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इंसानी तारीख तो बहुत लंबी है, लेकिन रिटन हिस्ट्री जो है, लिखी हुई जो है, अगर हम वो कहें कि वो 5000 साल की है, तो उसमें 50 साल भी अमन और चैन के और शांति के नहीं गुजरे हैं। नुपुर शर्मा का तो अभी हुआ है ना, एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले, लेकिन ये इतने नहीं गुजरे कभी अमन चैन से। हमारे 50 साल भी 5000 में। एंड दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ नॉट इवन 1%। तो दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आज की तारीख में ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, कहते हैं ना कि सबसे तगड़े सारे जानवरों में, सब परिंदों में सबसे ज्यादा तगड़ा कौन है? इंसान है। इंसान कैसे? क्या इंसान सबसे ज्यादा तेज भागता है? क्या इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है? क्या इंसान सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि फिरोशियस है, खतरनाक है? ऐसा तो नहीं है। चीता है, हमसे बहुत तेज भागता है। हाथी हमसे ज्यादा ताकत रखता है। फिरोशियस आप देखिए कि सांप है, कितने चीजें हैं, नहीं। लेकिन इंसान का, जिसको कहते हैं दिमाग, ऐसा शैतानी है इंसानों का दिमाग कि वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीबॉडी एंड रिजन टू द टॉप ऑफ द फूड चेन। यस, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सबसे अकलमंद हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हैं। हमें इतना खूबसूरत प्लैनेट मेरा, हमने इसका बिल्कुल देखिए जनाजा उतार दिया पूरा अर्थ का। तो वी आर लाइक दैट। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात करी ना, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फिर ये बात समझ में भी आती है ताहिर साहब, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब आप ये बताइए कि नुपुर शर्मा केस में ज़्यादा मुझे जो नज़र आते हैं पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जो उसको प्ले अराउंड कर रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़। तो आपको लगता है कि ये जो केस है, जैसे पिछले दिनों बहुत सारे केसेस भारत में उभरे, चंद दिन रहे, गायब हो गए, ये केस भी इसी तरह गायब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? ये गायब होना शुरू हो गया है ताहिर साहब, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। कल परसों तक 100 पे चल रहा था, अभी 80-85 पे आ गया सर। ये आप देखेंगे अगले 72 घंटे में 50 में आ जाएगा, फिर ये डाई डाउन कर जाएगा। इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। उसका कारण है, देखिए, ये हर समय ऑपोजिशन पार्टीज ने, और ऑपोजिशन का काम भी ऐसा है इन एनी डेमोक्रेसी, आइडियल तो ये होता कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होती, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होती है। तो ऑपोजिशन पार्टीज का काम रहा है, हम राफेल खरीदें तो उसमें ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि इसमें करप्शन था। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है साहब हमने पूरी जांच करी, कुछ नहीं है इसमें, सब साफ है ना। आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, उसमें प्रॉब्लम है, बालाकोट करें, उसमें। तो देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज को हर समय दिक्कत होगी, ठीक है। नुपुर शर्मा ने एक चीज कह दी, अब ये इनका बस चले, खासतौर से जो वामपंथी हैं, लेफ्ट वाले, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कोई अगर टेलीविजन पे कुछ कह दे तो मोदी जी रिजाइन ही कर दें और संन्यास ले लें पॉलिटिक्स से, और बीजेपी के सारे जितने भी 300+ उनके एमपीज हैं वो सारे के सारे घर चले जाएं। दैट इज द आइडियल सिचुएशन फॉर देम। और किसी कॉमरेड को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया, देन दे विल बी हैप्पी। बट ऐसा देखिए, बात यह है कि मोदी जी हैज मास फॉलोइंग, ही इज अ मास लीडर, और इंडिया में मैं आपको बताता हूं मास लीडर्स कम हैं। मोदी जी के लेवल का तो कोई भी नहीं है, मोदी जी के लेवल का कोई भी नहीं है, लेकिन मास लीडर्स इंडिया में बहुत कम है। एक मोदी जी हैं और दूसरे जिनको मैं जानता हूं योगी जी हैं, जो कि मास लीडर हैं, हु आर दिस थिंग। देयर आर वेरी फाइन स्ट्रेटेजिस्ट जिनको चाणक्य कहा गया है, जैसे कि अमित शाह जी, राइट, और भी बहुत बढ़िया बात, लेकिन मास लीडर जो है इंडिया में थोड़े से कम। तो उनको नीचे खींचना, और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है ऐसे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। और जितनी भी पार्टीज हैं जो बड़ी बड़ी हाँकती हैं,
बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ती हैं कि हम भाजपा को गिरा देंगे। ऑल ऑफ देम आर सिंगल स्टेट पार्टीज। ये पार्टी सारी की सारी, एक आप है जो उधर आ गई, क्या नाम कहते हैं, पंजाब में, दूसरी में, वरना ऑल दीज आर सिंगल स्टेट पार्टीज। और कांग्रेस भी कितनी, आई थिंक कांग्रेस भी 3 एक स्टेट में। तो नेशनल पार्टी अब जिसको कहते हैं पावर के हिसाब से, नेशनल पार्टी कोई नहीं रही भाजपा के अलावा इंडिया में। ये इसलिए हो रहा है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफ नोइंग दैट 2024 इलेक्शंस दे विल लूज। ये 2024 के चुनाव हारेंगे, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो कुछ भी मिले, देखो कुछ तो चिपकेगा, कुछ तो आप कह सकते हैं 2024 के चुनाव में आपको कुछ तो, आप मुस्लिम्स को कहानी सुनाएंगे ना कि देखो साहब आपके नबी को ऐसा बोला, ऐसा, तो कुछ स्टोरी सुनाएंगे, तो उसका असला तैयार हो रहा है। बस ये साफ सीधी बात है। तो यूं लगता है कि भारत की अपोजिशन पार्टियां भी जैसे पाकिस्तान में इमरान खान है उस तरह का बिहेव कर रही हैं और वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेस्परेट हैं। क्या हम ये इक्वेट कर सकते हैं इस तरह? नहीं, इतने इस लेवल की नहीं है हमारी ऑपोजिशन पार्टी की। मैं इमरान खान ही बता दूं, हाँ वो अपने छोटे छोटे हमारी ऑपोजिशन पार्टीज गेम करती रहती हैं, बट ज्यादातर शराफत के दायरे में। हर समय नहीं, ये लोग भी कभी कभी लांग जाते हैं लक्ष्मण रेखा, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज वाले, पर ज्यादातर 90% मुझे ऐसा लगता है कि शराफत के घेरे में। और अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा मासूमियत के घेरे में, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो अपने खुद के मुल्क पे कह रहा है न्यूक्लियर स्ट्राइक मार दो, एटम बम मार दो मेरे मुल्क पे। वो तो अलग लेवल का खिलाड़ी है ना इमरान खान। ये कांग्रेस और बाकी पार्टीज को इतना लेवल के खिलाड़ी नहीं है वो जितना इमरान खान है। मतलब आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि भारत के ऊपर ही बम मार दो। ये इमरान खान का ही पेटेंट है सर, ये वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज, मैं उनसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था मैं किसी शो में, मैं दोबारा बोलूंगा। हो सकता है कि मैं कांग्रेस पार्टी की कुछ पॉलिसी से डिसएग्री करूं, हो सकता है, और मैं करता भी हूं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ अस विल हैव टू अग्री दैट विद ऑल हिज फॉल्ट्स एज अ ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज फॉल्ट्स सर, हम नाम में कोई भगवान नहीं है, सब में गलतियां हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज बीन अ वेरी ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग। ही इज अ वेरी ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग, ही इज अ वेरी मैग्नानिमस ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बोलते कम हैं, जो भी उनमें कमियां होंगी कि स्ट्रांग नहीं थे, जो भी XYZ आप कह सकते हैं, लेकिन ही इज बीन वेरी वेरी मैग्नानिमस, वेरी ग्रेसफुल। तो सर इफ डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द फेस ऑफ द ऑपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही इज यू नो द ग्रैंड ओल्ड स्टेट्समैन ऑफ द ऑपोजिशन इन इंडिया, तो अगर हम उनको माने तो फिर ये नहीं सर, ये कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं बनता सर। जी, इससे पहले कि हम आपके दौरा कश्मीर की तरफ मूव ऑन हो, जब बात इमरान खान की हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान अब थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं, उनको कुछ मैसेज मिल गए हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आपकी नज़र रहती है, तो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उस पे आपकी क्या नज़र है? सर जो इमरान खान बगावत करने की सोच रहे थे ना, हर एक बगावत की एक मियाद होती है, हर एक बगावत की। कोई भी बगावत, कोई भी रेवोल्यूशन या कोई भी रिबेलियन इनडेफिनेटली नहीं चलती ताहिर साहब, उसकी एक मियाद होती है। और मुझे लगता है कि इमरान खान की काफी हद तक मियाद खत्म हो गई, और इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ द रूलिंग पार्टी शोइंग अ टफ हैंड, जो कि अब उन्होंने, मुझे लगता है कि राणा सनाउल्लाह के थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं, वरना वो भी बदमाश कम नहीं है राणा सनाउल्लाह, वो अभी तक सेट कर देता सबको, लेकिन वो उसके भी बेचारे के हाथ बंधे हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को ओवर एस्टिमेट कर लिया, उसने पीडीएम को अंडर एस्टिमेट कर लिया, और अभी भी चाहे फौज अपने आप को न्यूट्रल बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तानी आर्मी स्टिल कॉलिंग द शॉट्स इन पाकिस्तान। ये बात सच है, मतलब आप और मैं डिसएग्री कर सकते हैं इस पे, लेकिन सच यही है कि ताहिर साहब की पाकिस्तानी आर्मी, जनरल बाजवा इज कॉलिंग द शॉट्स। और जो नया आर्मी चीफ है जो नवंबर में बनेगा, ठीक है, दैट विल बी द डिसीजन ऑफ जनरल बाजवा एंड इट विल बी एंडोर्स्ड बाय शहबाज शरीफ। फैसला होगा जनरल बाजवा का कि अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा, और उस पर अंगूठा लगाएगा शहबाज शरीफ। ये होने वाला है। जी, आपने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त बात की। अब हम मूव ऑन होते हैं आपके दौरा कश्मीर के हवाले से। यासीन मलिक के खिलाफ जो एक वर्डिक्ट आया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि वहाँ पे कर्फ्यू लग गए हैं, ज़िंदगी जामद हो गई है, और बहुत ही बुरा हुआ जो यासीन मलिक को दोबारा से उम्र कैद के लिए
भेज दिया गया, यानी एक बार फिर जेल कर दी गई और वो भी उम्र कैद की। और इस पर यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि भाई मुझे पासपोर्ट क्यों दिया गया था। मैंने अपने शो में मेजर साहब ये सवाल उठाया कि अगर यासीन मलिक इतना ही फ्रीडम फाइटर था तो उसने फिर भारत का पासपोर्ट लिया ही क्यों था। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन कश्मीर आप जाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, आपका देश है, आपको जगह पसंद है। कश्मीर की जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो क्या है? चूँकि हमें तो यही बताया जाता है जी कि कश्मीर में कर्फ्यू लगे हुए हैं और खून की नदियाँ बह रही हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से आता है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है मेरे साहब? सर कोई नदी वदी नहीं बह रही कश्मीर में, सब 4G भी चल रहा है बढ़िया तरीके से, और वहां पे रेस्टोरेंट्स फुल हैं, वहां पे होटल्स फुल हैं। और मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो इंटरनेट पे जाएं और एक बार इंटरनेट पे होटल्स इन गुलमर्ग, होटल्स इन पहलगाम गूगल कर लें, होटल्स इन श्रीनगर गूगल कर लें और रेट देख लें होटल का कि किस रेट पे होटल बिक रहा है और मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। एक बार जरा खुद देख लें कि प्राइसेस क्या चल रहे हैं कश्मीर में। और हमारे कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, कश्मीर में जमीन का रेट क्या चल रहा है ये एक बार देख लें तो इनको खुद पता लग जाएगा कि खून की नदियां, ये पता नहीं, शायरी में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक लेवल तक ठीक है, मुझे भी शायरी पसंद है सर, पर जिंदगी शेर व शायरी से नहीं चलती। खून नहीं बहेगा, खून नहीं बहेगा, जब बहेगा तो नदियां बहेंगी खून की, ठीक है। दोस्ती मीठी नहीं होगी सर, वो शहद से मीठी होगी। ऊंची नहीं होगी सर दोस्ती, वो होगी हिमालय से ऊंची। मतलब कि जो भी है वो गाड़ी 5th 6th 7th गियर पे चलेगी, 1st 2nd गियर पे चल नहीं सकती। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस थिंग दैट क्या कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? ऐसा नहीं है सर, कश्मीर में नॉर्मल नहीं है। कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, कश्मीर में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, पहले से कम है इन द सेंस कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है और हड़ताल के कैलेंडर जारी नहीं हो रहे, लेकिन वहां पे माइनॉरिटी यानी कि हिंदू की किलिंग्स हो रही है, मुसलमानों की भी किलिंग्स हो रही है। और जैसा मैंने ट्वीट भी करा और सर मैंने समझाने की भी कोशिश करी, मुसलमानों को, उन मुसलमानों को मारा जा रहा है जो कि टेररिस्ट के नैरेटिव में फिट नहीं होते। जैसे एक लेडी थी जो टिकटॉक बनाती थी वीडियो, तो बोला कि ये गैर इस्लामी है, उसको मार दिया, जैसे तालिबान करता है उस टाइप का। या फिर जो कश्मीरी मुसलमान पुलिस में है, वो मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहा है, उसकी पीठ पे 4 गोलियां मार दी, उसके बच्चे को गोली मार दी, कोई दुकान पे खड़ा है। इस टाइप के हिट्स वहां पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। या फिर इक्का दुक्का कोई मौलवी है जिससे वो लोग अग्री नहीं करते, जैसे कोई मौलवी अगर अमन की बात करता है कि अब हथियार डाल देने चाहिए, और माओं की बात करी कि जैसे कि जैसे माएं रोती हैं तो क्या फायदा, तुम्हें क्या मिल रहा है, अगर तुम्हारी माँ गुस्सा है तो इसका मतलब कि खुदा भी, अल्लाह भी तुमसे गुस्सा है। और इस तरीके की जो बातें करते हैं और बोलते हैं कि उनको मार दिया मौलवियों को, ठीक है सर, और हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। इट्स अ सिंपल लॉजिक। तो इस तरीके की वहां पे किलिंग्स हो रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जानता हूं कि करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली भी मैं ये समझता हूं कि सर अगर एक पंडित फैमिली यहां रह रही है, एक JNK पुलिस की फैमिली यहां रह रही है, कोई यहां पे रह रहा है, it's impossible to provide personal protection to each and every single person. ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं, नामुमकिन सही है सर ये इंडिविजुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बात है, अभी सूरत हाल इस चीज पे, उसको सॉल्व कर रहे हैं सर। अभी अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी जिसमें काफी लोग थे सर, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ भी थे, और वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी आए थे, और दिलबाग सिंह साहब जो DGP हैं JNK के, वो भी आए थे मीटिंग में, और कई लोग थे, बड़े बड़े लोग। तो देयर इज अ रोड मैप इन प्लेस एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग दैट रोड मैप्स। जी, आपने कहा मेरे साहब कि वहाँ पे जो सूरत हाल है कश्मीर में वो गूगल करके देख लें, हम भी इंटरनेट पे देखते हैं, बहुत ज़िंदगी रवां दवां है, ट्रैफिक जैम है और इश्यूज़ भी हैं, किलिंग्स भी दोबारा से शुरू हो गई हैं, और उनका मकसद ही टेरर क्रिएट करना है, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन ना तो टूरिस्ट जाने से मना हो रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहे हैं, लाइफ भी चल रही है। और जो वहाँ पे टूरिज़म का काम है, ख़ास तौर पर कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई 8-9 मिलियन पॉपुलेशन बताई जाती है, उनकी अक्सरियत में साहब मुस्लिम्स की है, और उनका बिजनेस भी टूरिज्म के साथ और अमन और खुशहाली के साथ है। तो आप ये बताइए कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है, चाहे अनंतनाग में हो, चाहे वैली में हो, श्रीनगर में हो,
वो क्या इस जो किलिंग्स है या जो टेररिज्म है इसकी सपोर्ट करते हैं अंदर से, दिल से? आपकी क्या फीलिंग है? या वो बहुत तंग है इससे जो कुछ हो रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिल से तो सपोर्ट तो नहीं करते। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे मुसलमान, अगर हिंदू मरता है तो कश्मीरी मुसलमान जश्न मनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो एक बार भी कुछ देखा नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका सवाल काफी सेंसिटिव सवाल है, तो जिसके बारे में मेरे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो मैं उसके बारे में फिर बोलने से गुरेज करूंगा। सर ऐसा है कि वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी परेशान है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन ही इज वेरी, जिसको कहते हैं अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि सिर्फ मुसलमान होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगली गोली आपकी तरफ नहीं आएगी, आपकी तरफ भी आ सकती है गोली। इट कैन हैपन। तो ये सब वहां पे ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स। तो आम जो मुसलमान है वो भी परेशान है, हिंदू परेशान है, वहां पे परेशान सब लोग हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी फैक्टर्स। और कोई वहां पे परेशानी का देखिए, अगर वहां पे टेररिज्म चली जाती है, टेररिज्म खत्म हो जाती है, तो कश्मीर तो विल बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस। कश्मीर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ है कश्मीर में। देयर इज एवरीथिंग इन कश्मीर जो कि आप चाहें, जो कि आप सोचें कि एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में ये सब होना चाहिए। कश्मीर हैज वाटर, कश्मीर हैज नेचुरल ब्यूटी, कश्मीर के पास सर जिसको कहते हैं कि टूरिज्म बड़ी जबरदस्त है सर। वहां पे आप एप्पल्स का काम ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का काम ले लीजिए, या फिर सैफरन का काम ले लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स का, शॉल्स का, कारपेट्स का, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कश्मीर में सब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं इनके। कश्मीरी सेब कौन नहीं जानता? सो दीज आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। तो ये कश्मीर में है, बट हाँ टेररिज्म की प्रॉब्लम है वहां पे। लेकिन ये बड़ा एक विरोधाभास है, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी अजीब सी है ये चीज कश्मीर में, कि वहां पे टारगेट किलिंग्स भी हो रही। और यहां पे सर पहलगाम में यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक एक कमरा पहलगाम में कुछ समय पहले 65,000 रुपए एक रात का एक कमरा जा रहा था। ये भी एक सच्चाई है कश्मीर की। जी, आपने कहा कि सूरत हाल वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले कि हम अफ़गानिस्तान की तरफ जाएं, जो भारत के साथ तालिबान के लोग राब्ते कर रहे हैं, एक बात मैं सब इसी हवाले से जानना चाहता हूँ। क्या आपको फील होता है कि कश्मीरी मुस्लिम्स की जो अक्सरियत है वो भारत के साथ ही मोहब्बत करते हैं, या वो डाउट है उनके दिल में कुछ? सर मैं, देखिए इसका सच्चा जवाब ये है कि जो उनके दिमाग में पाकिस्तान ने जहर फैलाया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो बोला था, ये काफी हद तक जहर जा चुका है सर। ये जो प्रोपेगेंडा था उनके दिमाग में, बिकॉज मैं आपको बताता हूं, जो अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन होता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, अमित शाह जी ने ये कर दिया वहां पे कश्मीर में। नहीं, जो लोग थे जो कश्मीरियों को भड़काते थे, कश्मीरी लीडर्स थे, कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स मुझे कहना चाहिए, जो भड़काते थे, उनको एनर्जी मिलती थी पाकिस्तान से। उनको एनर्जी मिलती थी पाकिस्तान से। अब वो पाकिस्तान की जो मोहब्बत एक जमाने में होती थी, अब वो खत्म हो गई सर लगभग। क्योंकि पाकिस्तान जैसे जैसे, दो तीन इसकी वजूहात हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं सर। विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर। ताहिर साहब, पहली वजह तो ये है इसकी कि पाकिस्तान का खुद भट्टा बैठा हुआ है इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान वो पैसे नहीं भेजता जो पहले भेजता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास है नहीं भेजने के लिए, तो क्या भेज लेगा पाकिस्तान? तो वो पैसे नहीं भेजता पाकिस्तान। ठीक है, अब ये लोग खुद लूट पाट करके, फिरौती करके कुछ कुछ पैसे ले लेते हैं, कहीं से कुछ लूट लिया, डकैतियां डाल ली, पैसे, तो वैसे टेररिज्म सस्टेन हो रही है, कुछ नार्को टेररिज्म सस्टेन हो रही है वहां पे कश्मीर में। पहली बात तो है। दूसरी चीज ये है कि जो टूरिज्म का दोबारा बूम आया है कश्मीर में, तो एक उम्मीद सी आई है आम कश्मीरी मुसलमान को एक बेहतर कल की। और तीसरी चीज ये है कि दे हैव सीन कि इनके तो बच्चे लड़ते लड़ते खत्म हो गए कश्मीरी मुसलमान के। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान का अशराफिया है, उनके बच्चे, कोई लंदन में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है सर, कोई यूएस में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा है, सब लोग मजे मार रहे हैं। तो ये जो कश्मीर का जिहाद है सर, ये गरीब के लिए है, ये अमीर के लिए थोड़ा ना है। और यही चीज वो लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सैयद सलाउद्दीन है, जो कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है,
उसके पांचों के पांच लड़के तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं कश्मीर में, दे आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है जी, अभी शायद कुछ को निकाला भी होगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट, पर पिछले साल तो कर रहे थे। they were a year or two back they were all with government jobs, state government jobs, उनके तो सरकारी नौकरियां थी। तो सैयद सलाउद्दीन तो अपने बेटों को नहीं मरवाया जिहाद के लिए, दूसरों के बेटों को भेजा ना। ये लश्कर तैयबा का जो चीफ है ना, ये क्या नाम कहते हैं इसका, हाफिज सईद का बेटा कहाँ पे है? ये क्यों नहीं लड़ता, ये क्यों नहीं लड़ता सर? कश्मीर में आके लड़े ना जिहाद, तब हमें भी पता लगे। ये आपका मौलाना मसूद अजहर है, उसका बेटा कहाँ पे है, वो अपने बेटों को क्यों नहीं भेजता? तो ये दूसरे के बेटों को भेजते हैं। और कश्मीरियों को अब ये पता लग गया है कि जिस हुर्रियत को ये लोग बहुत बड़ा मानते थे, खुदा मानते थे, वो हुर्रियत वाले भी चोर हैं सबके सब। हुर्रियत वालों के बच्चे कहाँ पे हैं? ये सैयद अली शाह गिलानी जो है, जो गिलानी है, इसके बेटे कहाँ पे हैं? इसके पोते कहाँ पे हैं? सब लोग तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं सर, मोटा पैसा कमा रहे हैं, इनके घर हैं, बंगले हैं दिल्ली में, ये ऐश की जिंदगी, ये 5 स्टार होटल। जो वो है दुख्तरान मिल्लत की जो चीफ है आसिया अंद्राबी, जो कहती है कि जिहाद और ये करो और जिहाद फी सबीलिल्लाह और ये सब बातें जो करती है आसिया अंद्राबी के बच्चे कहाँ पे हैं? उसका लड़का तो बैंकॉक में, उसकी फोटोज आई हैं शराब पीते हुए। हल्क होगन जो है वो जो सेलिब्रिटी है, हॉलीवुड का रेसलर था और फिल्म स्टार भी था हल्क होगन, उसके साथ शराब पी के पटाया के बीच में वो पार्टी कर रहा है वहां पे। तो ये सब अब कश्मीरियों को धीरे धीरे पता लग रहा है कि जो कश्मीर में जिहाद है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये मनी मेकिंग मशीन है कुछ लोगों के लिए। तो अब इनका मन इससे उचट गया, अब ये इनका मन हट गया है। लेकिन अभी भी सर, अभी भी फासले हैं। अगर मैं बोलूं कि फासले खत्म हो गए तो झूठ होगा, अभी फासले हैं, समय लगेगा, लेकिन ये काम हो जाएगा। जी, कश्मीर की बात हो रही है तो जहादे कश्मीर, जहादे अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। भाई सब, आखिर में अफगानिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है और भारत के साथ जो नए रिश्ते तालिबान बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत अपनी एम्बेसी खोले? क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत मदद करे? और क्या जहादे अफगानिस्तान अब जहादे कश्मीर की तरफ नहीं आएगा? सर ऐसा है कि जिहाद के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है सर। दैट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ जिहाद। जिहाद अफगानिस्तान, जिहाद कश्मीर कैसे पहुंच सकता है? उनको तो पैसा देने वाला पाकिस्तान था, उसके बाद खुद पैसा नहीं है, तो कहां से आ जाएगा? वो तो खुद उनके वादे हैं। आई मीन उनको खुद कमी पड़ रही है सर, तो वो किस तरीके से कर सकेंगे? वो नहीं कर सकते। तो अब दूसरी चीज एक और है सर कि वहां पे जो इंडिया को आउटरीच कर रहे हैं ये लोग ना, कि अपना सफारतखाना खोलिए, आपने सुना ही होगा, ये सब कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका आया, खून खराबा अपने साथ लेकर आया सर, अपनी फौजें लेकर आया, ठीक है। चीन ने कुछ करा नहीं, वहां पे बातें करी, चीन ने करा नहीं। और चीन का मॉडल ये लोग देख चुके हैं पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी, ठीक है सर। सॉरी, जब रशिया आया था तो रशिया भी सर खून खराबा करके गया था। यूरोप और अमेरिका, ये सब लोग उसी फोर्स में हैं जो खून खराबा करने के लिए आए थे। तो कौन सा ऐसा पावर है ग्लोबल जो कि अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बन के आया था? वो भारत है सर। भारत ने बोला कि हम आपके यहां पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें वापस नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। और अब हम, अगर तालिबान भी कहेगा कि अस्पताल बनाओ, तो हो सकता है भारत बना दे, हम तालिबान से भी पैसे नहीं मांगेंगे। वी आर नॉट लाइक चाइना कि मतलब किसी को $10 दिए तो फिर उसका 1 किलो गोश्त ही निकाल दिया शरीर से उसके। तो ये नहीं होता सर यहाँ पे। तो हमने ऐसा नहीं करा। हाँ, हमारे फॉरेन पॉलिसी इंपेरेटिव्स हैं, हम भी एनजीओ नहीं चला रहे। वी ऑल्सो वांट इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ये बात सच है। और ये बात तालिबान को भी जाहिर सी बात है पता है। लेकिन हमारा एक सॉफ्ट टच है सर, हमारा एक सॉफ्ट टच है। अफगान स्ट्रीट जो है ना सर, जो आम अफगानी है, ही लव्स इंडिया, ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया, जो अफगान स्ट्रीट है। तो वहां पे चल के थोड़ा सा ऐसा था कि वी आर पॉजिटिव दैट गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ अफगानिस्तान सर। जी, तो आप समझते हैं, चलते चलते ये बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान में अपनी जगह चाहिए। और तालिबान को सर, एक्चुअली एक बात बताऊं, अगर तालिबान लॉजिकली देखे, इफ तालिबान लुक्स एट इट लॉजिकली, बिल्कुल विदाउट गेटिंग इमोशनल,
अगर लॉजिकली देखें तो भारत के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं सर, कोई रास्ता नहीं है। कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं अरबों डॉलर तुम्हें दूंगा और तुम मुझे वापस मत देना? कौन ऐसा है जो कहेगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए वापस? ऐसा कौन करता है आज की तारीख में सर? कोई एक मुल्क हो, ये भारत करता है। और भारत ने ये श्रीलंका में भी करा। श्रीलंका में अरबों डॉलर श्रीलंका को दिए, तेल भेजा, गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी, भेज दी ना सर। कोई ये थोड़ा ना बोला कि हम तुम्हारा जो कोलंबो का एयरपोर्ट है वो हमें दे दो, नहीं ना। हमने बोला कि हम अफगानिस्तान को ये सब भेजेंगे तो चलो आप काबुल का एयरपोर्ट हमें दे दो, हमने तो नहीं बोला ऐसा कुछ, ना हम बोलेंगे कभी। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म खेलना है तालिबान को, दे विल हैव टू गेट इंडिया ऑन देयर साइड सर, दे विल हैव टू गेट इंडिया ऑन देयर साइड। ये तालिबान को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कोई बात ऐसी जो आप समझें कि आज हम मिस कर रहे हैं गुफ्तगू में, तो जरूर शामिल गुफ्तगू कीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां तक ये नूपुर शर्मा वाला वाकया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द वे फॉरवर्ड। ये एक तरफा कि एक तरफा फिर वो उसमें क्या होता है कि खटास होती है मन में, मनमुटाव होते हैं। तो आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, सिखिज्म की इज्जत हो, क्रिश्चियनिटी की इज्जत हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी धर्म है सबकी बराबर की इज्जत होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का यही नाम है। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत लोग हैं पॉलिटिक्स में खासतौर से जो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म का मतलब गलत समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अमंगस्ट अदर थिंग्स और भी उसके मतलब हैं, पर एक मतलब ये भी है कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स। ठीक है, जिस दिन जी 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 ऑल्सो मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट जो कहा गया है शुरू में, तो हाँ वो वही स्टोरी है। बट जिस दिन वही चीज है कि जिस दिन मुसलमान ये बोलेगा कि मैं जितनी हजरत मोहम्मद की इज्जत करता हूं उतनी ही मैं प्रभु श्री राम की इज्जत करता हूं, और हिंदू ये बोलेगा कि जितनी मैं प्रभु श्री राम की इज्जत करता हूं उतनी मैं हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत करता हूं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी प्रॉब्लम होगी। बहुत आपने अच्छी बात की कि ये जो मोहब्बत है ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये ऑल वे ट्रैफिक है। हमें सबको इज्जत देनी होगी तो हमें इज्जत मिलेगी। और जो सेकुलरिज्म के मानी मेज साहब ने बताए बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से भारत में सेकुलरिज्म में के नाम पर धर्म को पॉलिटिक्स में लाया जाता है और कहा जाता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होगी सेकुलरिज्म के नाम पे। वो सेकुलरिज्म के खिलाफ स्पिरिट है। मेरे साहब हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें वक्त देते हैं, और इस हफ्ते आपने बड़ी ख़ास बातें की। आपका जो ख़ास दौरा था उसके हवाले से ऑब्जर्वेशन भी सामने आई। बातचीत आपके साथ होती रहेगी। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या साहब की। इनके चाणक्य फोरम के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और मेजर साहब के यूट्यूब के वीडियोस हर जगह पे फैले हुए हैं, वो आप यकीनी तौर पर देखते होंगे। आप टैग टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.